हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणव वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं हमारी कक्षा 7वीं से अध्याय 1 और उसका आज हम लेके आए हैं परिचय। और हमारे अध्याय 1 का नाम है वो है पूर्णांक संख्याएं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया अध्याय है। चलिए देखते हैं, और आज इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम समझते हैं कि इस अध्याय के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है परिचय, सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में बता दें कि संख्याएं क्या क्या होती है। जैसे प्राकृत संख्याएं होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक संख्या होती है, जो कि आपको इस तरह से दिख रही हैं। जैसे हमारी प्राकृत संख्याएं वो कहां से चालू होती है? 1 से लेकर स्टार्ट होती है अनंत तक। वैसे हमारी पूर्ण संख्या होती है वो 0 से चालू होती है। प्राकृत संख्या होती है जिनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है जिनको हम लोग 0 से लेके स्टार्ट होती है, जिनको हम होल नंबर कहते हैं। और ये धनात्मक, मतलब जिनके आगे प्लस साइन है वो दिखता नहीं है, तो ये धनात्मक संख्या है। और जिनके आगे ऋणात्मक का साइन है वो सारी ऋणात्मक संख्याएं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को इसलिए लिया है कि पहले संख्याओं के बारे में जाने कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो ये सारी संख्याएं हमारे सामने लिखी हुई हैं। अब एक संख्या आपके सामने आने वाली है जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये होती है हमारी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक से ऋणात्मक होती हैं। और उसके बाद अगर हम उसको संख्या रेखा पर बताएं तो यहां पर जो रेखाएं जाएंगी वो हमारी ऋणात्मक हो जाएंगी, और 0 के इधर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी हमारी धनात्मक होंगी। मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो हमारी ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं। ये देखा आपने, ये 0 से इधर रहती ऋणात्मक और 0 से इधर रहती है वो रहती है धनात्मक। तो ये सारी हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद हमारी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो अब कुछ नियमों का पालन करती हैं। जैसे पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो आपके सामने दिखाएगा। पहला है पूर्णांक संख्या समवृत नियम का पालन करती है, या पूर्णांक संख्या योग के लिए समवृत है, पूर्णांक संख्या व्यवकलन के लिए समवृत है, या पूर्णांक संख्या गुणा के लिए, या पूर्णांक संख्या भाग के लिए। वैसे कुछ चीजें अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको जरूर बता दूं, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो हमको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होने भी वाली है। अगर मैं पूर्णांक संख्या का योग की बात करूं, अगर यहां पे मैं 2 पूर्णांक संख्या लेता हूं, मान के चलिए मैं यहां पर आपके सामने 2 पूर्णांक संख्या लेता हूं। कौन कौन सी? मैंने ले ली एक 5 और एक ले ली 2। ये 2 पूर्णांक संख्याएं ले ली। मैं ये संख्या माइनस भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर मैं 2 संख्याएं लूं और अगर उनका मैं योग करूं, जैसे अगर मैं योग करता हूं 5 + 2, तो मुझे रिजल्ट भी एक पूर्णांक संख्या मिलती है, क्योंकि 7 एक पूर्णांक संख्या है ना। अगर मैं पूर्णांक संख्या को घटाता हूं, है ना, मतलब व्यवकलन करता हूं समवरक में, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? समवृत गुणधर्म में। तो अगर मैं इनका माइनस करता हूं तो 5 - 2, तो क्या आ रहा है? 3, है ना। या ऐसा ना करके 3 - 5 भी कर दो तो -2 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहां पर माइनस उसका 7 में आएगा, भूलिएगा नहीं। ये रूल हम लोग पूरे सब्जेक्ट के अंदर, मतलब पूरे विषय जब भी हम लोग करेंगे ना, पूरा चैप्टर करेंगे, उसके अंदर ये चीजें यूज आने वाली है, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। तो यहां पर 3 में से हम 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, तो ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है। मतलब समवृत योग के लिए और व्यवकलन के लिए तो समवृत संख्याएं पूर्णांक होते हैं। उसके बाद अगर हम गुणा की बात करें तो गुणा में क्या होगा? जैसे मान के चलिए 3 × 5, तो 5 × 15, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई? ये भी गुणा के लिए समवृत हो गई। अब भाग के लिए होती है कि नहीं होती है? भाई भाग के लिए मान के चलिए मैं 5 में 3 का भाग दूंगा, तो ये पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो पॉइंट में नहीं आती है, ध्यान रखना। आया समझ में? ना इस तरह के बटे में आती है, क्योंकि वो तो फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये जो पूर्णांक है ना वो हमारे भाग के लिए नहीं है, ठीक है ना, भाग के लिए नहीं है। अगर मैं अब इसका एक टेबल बनाऊं, आपको इसके लिए एक टेबल बनाऊं, तो यहां पर वो टेबल में क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं। टेबल को मैं भरता हूं तो देखिए यहां पर योग के लिए तो है, व्यवकलन के लिए भी है, गुणा के लिए भी है, पर भाग के लिए नहीं है। मतलब हमारा जो समवृत नियम है वो हमारा योग के लिए है और गुणा के लिए है
और हमारा व्यवकलन के लिए पर भाग के लिए नहीं है। मतलब पूर्णांक संख्याएं योग में समृद्ध होती हैं, पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन में समृद्ध होती हैं, पूर्णांक संख्याएं गुणन के लिए समृद्ध होती है, बट पूर्णांक संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती है। तो ये पूरा रूल्स रेगुलेशन हमने आपको बताया, एक टेबल के माध्यम से भी समझाया, तो आया आपको समझ में। चलिए आते हैं आगे, कौन सा नियम है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा क्रम विनिमय। अब इसको देखते हुए समझ में आ रहा है क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रमों का बदलना। अगर मैं संख्याओं को दो क्रम में ले रहा हूं, अगर उसके क्रम को बदल देता हूं तो क्या वही क्रम चलेगा, यह होता है मेरा क्रम विनिमय का नियम। और क्रम विनिमय का नियम जो है वो कहां कहां मेरा होता है, कहां कहां नहीं होता है, हम उसकी बात करते। मान के चलिए मैं अगर लेता हूं यहां पर 5+3 और ये ले लेता हूं 3+5, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं अभी योग के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं योग के लिए। तो 5 और 3 8 हो गया, और 5 और 3 ये भी 8 हो गया। आया समझ में। चलिए तो हम लोग कहेंगे कि भाई जो पूर्णांक संख्या है वो क्रम, मतलब जो योग के लिए क्रम विनिमय है। पहला तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 5 और 3 करा और यहां मैंने क्रम बदल दिया। देखा आपने, a+b b+a, मतलब क्रम को बदलने पर भी क्या मेरा आंसर एक पूर्णांक संख्या आ रहा है, यह चीज का मुझे ध्यान रखना है। तो देखो आ रहा है ना। अब हम इसको व्यवकलन के अंदर चेक करते हैं। व्यवकलन के अंदर यह चीज होती है, चलिए चेक कर लेते हैं, है ना। योग के लिए हम लिख लेते हैं भाई, योग के लिए है, ठीक है। व्यवकलन के लिए चेक करते। अब देखिए व्यवकलन के लिए अगर मैं यहां पर 5 - 3 करता हूं और यहां पर मैं 3 - 5 करता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैंने उसका व्यवकलन किया तो क्या करूंगा मैं, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 आ जाएगा। यहां पर से 5 में से 3 घटाऊंगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर 5 क्या है, माइनस का, बड़ा है। तो भाई व्यवकलन के लिए क्या हो गया, ये बराबर नहीं हुआ। तो व्यवकलन मतलब व्यवकलन के लिए क्या हो गया, व्यवकलन के लिए ये नियम जो है नहीं लग रहा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके लिए, गुणा के लिए। भाई गुणा के लिए देख लेते हैं। तो देखो 5 × 3 बराबर 3 × 5, तो 5 × 15 और 3 × 5 = 15 कर रही है ना। तो बस गुणा के लिए है, ठीक है। अब आती है भाग के लिए। तो भाई भाग के लिए क्या करेंगे, भाग के लिए अगर मैं 3/2 का 2/3 से मैं भाग दूंगा तो क्या काम करेगा। यहां पे a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, तो यहां पे b की जगह 2 है और इसकी जगह ये है, तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो ये भाग के लिए भी नहीं है, भाग के लिए भी ये नहीं है। मतलब अब अगर हम इसको देखें तो जो हमारी पूर्णांक संख्या है वो केवल योग के लिए क्रम विनिमय है और गुणा के लिए क्रम विनिमय, बाकी व्यवकलन गुणा के लिए नहीं है। मेरी बात को बिल्कुल अच्छे से समझना। हम लोग अब इसको टेबल के माध्यम से समझते हैं। चलिए टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो भाई पूर्णांक संख्या योग के लिए है, व्यवकलन के लिए नहीं है, गुणा के लिए है, भाग के लिए नहीं है। तो ये हमारा नियम है, इसको ध्यान से समझना। हम लोग लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा लिख लीजिए, पूर्णांक संख्याएं है ना, योग के लिए क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। दूसरा व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तीसरे में आ जाएगा गुणा के लिए है और भाग के लिए में नहीं है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनको,
और आप लोग इनका टेस्ट भी लगा सकते हो, बिल्कुल जो मैंने बताया टेस्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा। तो ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिठा के रखना कि पूर्णांक संख्या कहां कहां कैसे कैसे किन किन नियमों का पालन करती है, उनका विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो क्रम विनिमय के अंदर ये जो रूल है, ये रूल आपको बुक में भी देखने को मिलेंगे और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने अपने पुराने वाले क्वेश्चन में जैसे समृत में किया था। समृत में मैंने आपको क्या बताया था, समृत के अंदर भी ये रूल थे, तो ये रूल जो थे उनको ध्यान रखिएगा समृत के अंदर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समृत के अलावा जब हमने करा क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय के अंदर भी ये रूल है, ये इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और उसके बाद अब आता है हमारी पूर्णांक संख्याएं सहचार्य गुणधर्म में किन किन नियमों का पालन करती हैं, किन किन का नहीं करती हैं। ये हमारा सहचार्य गुणधर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर मैं आपको ऐसे ही समझाऊं, डायरेक्टली अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर यह होता है कि अगर तीन संख्याएं होती है, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं ABC, A प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी लिखता हूं A प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं किन्हीं दो के जोड़े बनाऊं और एक को बाहर रहने दूं, और यहां पे मैं किन्हीं दो के जोड़े बनाऊं और एक को बाहर रहने दूं, तो क्या मेरा आंसर सही आता है। और अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं समझूं योग के लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं योग के लिए डायरेक्टली इसको समझूं, तो यहां पे था A प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर इसको भी मैं करूंगा तो A प्लस बी प्लस सी, यहां पर A प्लस बी प्लस सी बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहां पर इसके लिए करूंगा व्यवकलन के लिए, तो A माइनस बी माइनस सी तो आ रहा है, पर A माइनस बी प्लस सी हो जाएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, A गुणा बी गुणा सी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, A गुणा बी गुणा सी। मतलब यहां पर मेरा दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर हो रहे हैं। दोनों पक्ष जहां बराबर हो गए तो वहां वो नियम का पालन कर रही है, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए तो वहां वो उस नियम का पालन नहीं कर रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो A भाग बी सी है ना, और अगर इसकी बात करूं तो यहां पर हो जाएगा A बी भाग सी। तो यहां पर ये भी क्या हो गई, ये भी नहीं हो रहा, मतलब जो मेरे जो नियम है वो इसके लिए और इसके लिए हो रहा है, इसके लिए और इसके लिए नहीं है। सहचार्य जो हम लोगों ने सीखा, सहचार्य नियम, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आया समझ में, ये केवल मैंने एग्जाम्पल के तरीके पे समझाया है। अगर मैं आपको इसको क्वेश्चन लेके समझाऊं, तो अगर मैं योग के लिए करता हूं तो मैं इसको ऐसा करूं, 2 + 3 + 5, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, और 5 2 5 और 3 8, तो 5 और 5 10, 8 और 8 10, ओ 8 और 2 10, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा योग के लिए, बिल्कुल ठीक हो गया योग के लिए। अगर मैं अब इसको घटाने के लिए देखता हूं, तो सेम चीज घटाने के लिए देखता हूं, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 3 में से 2 गया, और इसको करूंगा तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, और ये हो जाएगा 2 + 2, तो माइनस का 6 बराबर 4, बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, पर ये नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, क्योंकि यहां पे 3 बड़ा था, माइनस का 5, 2 3 में से 2, 3 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, और ये माइनस 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 प्लस हो गया तो 2 2 और 2 4, और ये 6 माइनस का, तो यहां पर ये बराबर नहीं हुआ। तो भाई इस नियम ने यहां पर पूर्णांक संख्याओं ने पूर्णांक संख्या घटाने के लिए सहचार्य नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, गुणा के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए गुणा के लिए देख लेते हैं, तो 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 गुणा 3 गुणा 2, ये तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये हो गया। तो ये किसके लिए है भाई, गुणा के लिए तो काम कर रही है,
गुणा के लिए काम कर रही हैं। भाग के लिए देखते हैं तो भाग के लिए नहीं करेगी, करके मत देखो, भाग के लिए नहीं करेंगी। तो अगर मैं इसको टेबल में करके देखूं तो टेबल में क्या आएगी ये, चलिए आते हैं देखते हैं। टेबल में क्या होगी, योग के लिए हां, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए हां, इसके लिए नहीं। तो यहां पर दो के लिए कर रही है, दो के लिए नहीं कर रही है हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो बस यही रूल्स रेगुलेशन है जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, और हम लोग जब इन क्वेश्चनों को करेंगे तो इनको बिल्कुल याद रखना, भूल मत जाना। बस अब कुछ छोटे छोटे सी चीजें और बची है, उसको खत्म करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन पूरी तरह से खत्म करते हैं। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। आगे दिया है हमारा पूर्णांक संख्याएं, उसमें आता है हमारा शून्य के गुणन। अब शून्य में लिखा हुआ है कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल के रूप में शून्य ही प्राप्त होता है। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, अगर मैं उसका गुणा करता हूं तो आंसर में क्या आएगा, 0। ये आप लोग देख ही रहे हैं, और ये होता है इसका नियम जो कि आप लोगों ने देखा। तो ये होता है शून्य का नियम जो कि हमारे पूर्णांक संख्याओं के अंदर है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये होता है शून्य का नियम कि शून्य का किसी भी संख्या से, चाहे वो कोई भी नंबर हो, इंटीजर्स हो, कोई भी इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो, या वो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर मैं उसका शून्य से गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, शून्य ही आएगा। चलिए आगे आते हैं। गुणात्मक तत्समक, पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक, अगर मैं एक से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करता हूं, एक से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा वही होता है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे एक से ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो आंसर कितना आया, ए। जैसे -3 का किया तो यही आया, -4 का 1 से किया तो यही आया। ऐसे यहां पे -5 आ जाएगा, ऐसे ही -4, -5, -6, 8, 3 और 7। ये पूरे आंसर एक से गुणा करने पर यहां पर आंसर क्या आता है, एक ही आता है, जो कि हम लोगों ने किस नियम के अंतर्गत सीखा, गुणात्मक तत्समक के अंदर सीखा। ये सारे रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अपने चैप्टर के अंदर। चलिए आते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया। आगे दिया है योज्य तत्समक। इसमें लिखा है कि अगर शून्य से हम किसी भी संख्या को या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, उसके बारे में हमें दिया है, जिसको कहते हैं एडेक्टिव आइडेंटिटी। जैसे यहां पर दिया है -8 को जब हम 0 से प्लस करेंगे तो -8 मिल रहा है, -23 को हम लोग करेंगे तो यहां पे -23 ही मिलेगा, यहां पे -59 मिलेगा, यहां पे -61 0 से करेंगे तो -61 मिलेगा। ऐसे यहां पर -43 से करेंगे तो -43 मिलेगा। और अगर यहां पर मैं किसी संख्या से करता हूं, जैसे 23 से या 53 से करता हूं, तो यहां पर भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि हम किसी पूर्ण संख्या में, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या में अगर हम किसी जीरो को जोड़ते हैं या तो उन्हें हमें हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, ये आपके सामने ये नियम हो गया। ये सारे नियम अपने पास बिल्कुल अच्छे से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका यूज हमें बहुत ज्यादा होने भी वाला है। चलिए आते हैं और अपने अगले क्या टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं वितरकता, ठीक है ना, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे मान के चलिए, ये जरूरी इसलिए होती है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा गुणा करना, मतलब आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई का निशान भी दिख रहा है, प्लस का निशान भी दिख रहा है। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मतलब ए के साथ बी का मल्टीप्लाई कर दूं और ए का साथ सी का कर दूं, तो ए बी और ए सी आपको यहां पर दिखने लगेगा। तो यहां पर किसी भी संख्या को गुणा करना और उसको प्लस करना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर एक बताऊं तो यहां पर लिखा है कोई अचर x प्लस, या ऐसा लिख लो 5 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 या 15। तो ये सॉल्व होके ये वाला रूप ले लेगा। तो यहां पर ये हो गया इसको सॉल्व करना, जिसको हम कहते हैं वितरकता। अगर ऐसे ही माइनस में होता है तो माइनस में क्या करेंगे, इसे 5 गुणा में y माइनस 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5y माइनस 15। यह होता है हमारा वितरकता का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी भी है। इससे हम सीखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो जाता है। तो ये सारे नियम जो हैं, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिए हैं,
आप भी इन इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हमको एक रूपरेखा समझ में आ जाती है कि हमको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर क्या क्या करना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए, और वो कैसे देखना है आपको, यहां पर आपको बने रहना है। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।